हाँ जी, नमस्कार। देखिए, मैंने आपको जो पहले कुछ वीडियो डाले हैं, उन वीडियो में मैंने आपको सबसे बताया था कि जो सहसंयोजक बंध होता है, कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थापन होता है और इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन जो हैं वो उसकी वजह से कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो मैंने कुछ प्रभावों के बारे में बताया था। सबसे पहले था आपका नंबर 1 है प्रेरणिक प्रभाव। कौन सा था भैया? प्रेरणिक प्रभाव। ये प्रभाव बता चुका हूँ मैं आपके लिए, उस प्रेरणिक प्रभाव के उपयोग भी आपको करा चुका हूँ। प्रेरणिक प्रभाव के बाद दूसरा था आपका नंबर 2 अनुनाद प्रभाव, या इसी को एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं मीजोमेरिक प्रभाव। मीजोमेरिक प्रभाव, मीजोमेरिक कह देते हैं, या कभी कभार में इसको क्या कह देते हैं? मीसोमेरिक कह देते हैं। इसकी जो इंग्लिश टर्म है वो है MESO। क्या है बताऊंगा मैं आपके लिए। उसके बाद आपका जो तीसरा जो प्रभाव था वो था इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। और उसके बाद आपका जो चौथा प्रभाव है वो है अति संयुग्मन प्रभाव। तो मैं आपके लिए अब तक जो है ये प्रभाव कंप्लीट करा चुका हूँ। कौन सा भैया? प्रेरणिक प्रभाव। आज हम बात करेंगे किसकी? अनुनाद प्रभाव या मीजोमेरिक प्रभाव। तो अनुनाद प्रभाव या जो मीजोमेरिक प्रभाव है इसके बारे में बात करनी है हमको डिटेल में। तो मैं इसको लिख देता हूँ, अनुनाद प्रभाव। अनुनाद को अंग्रेजी में कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं भैया? रेजोनेंस। और इसी की वजह से अनुनाद प्रभाव को अपन आर प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? आर प्रभाव के नाम से। इसके अलावा इसका सेकंड नाम क्या है? मीजोमेरिक प्रभाव। तो आपका जो टॉपिक है वो अनुनाद प्रभाव है। अनुनाद प्रभाव को क्या कहते हैं? मीजो आर प्रभाव। और इसी का सेकंड नाम क्या है? मीजोमेरिक प्रभाव। और इस मीजोमेरिक प्रभाव को अपन कह देते हैं एम प्रभाव। क्या कह देते हैं? एम प्रभाव। तो आपको कोई एम प्रभाव कहे चाहे आर प्रभाव कहे, बात एक ही है, कोई खास अंतर नहीं, एक ही बात है लगभग आपकी आज के ज़माने में। हाँ, एक टाइम था जो थोड़ा का दोनों का अलग अलग अध्ययन करते थे। कहाँ अध्ययन करते थे बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको। हम बात करते हैं सबसे पहले किसके बारे में? अनुनाद प्रभाव। यही है, इसी को अनुनाद प्रभाव कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? मीजोमेरिक प्रभाव कहते हैं। अब अनुनाद प्रभाव पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी किसकी दे देता हूँ? अनुनाद की। हालांकि आपने 11वीं क्लास में ये चैप्टर में पहले पढ़ लिया है, आपके कई पहले आ गया है आपका ये। तो अनुनाद क्या होती है कि भाई आपके पास कोई यौगिक है, कोई क्या है? यौगिक है या कोई स्पीशीज है, उसके सभी गुणों की व्याख्या, उसके सभी गुणों की व्याख्या। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास CO3-2 कार्बोनेट है। अरे क्या है? कार्बोनेट। तो इस कार्बोनेट की अगर मैं लुईस संरचना नाम, कौन सी संरचना? लुईस संरचना। ये लुईस संरचना अपन पढ़ चुके हैं चैप्टर संख्या 4 में, क्लास 11th में। तो आपका जो लुईस संरचना आते हैं, तो इसकी जो लुईस संरचना ये है C+O सिंगल बॉन्ड O पर क्या आता है? माइनस। और C सिंगल बॉन्ड O पर क्या है? माइनस। तो ये आपका कार्बोनेट है। क्या है? कार्बोनेट। और ये कार्बोनेट की क्या है? लुईस संरचना। कार्बोनेट की क्या है? लुईस संरचना। लेकिन ये जो लुईस संरचना है, इस संरचना को देखने से ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर क्या है? सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है? सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ क्या है? डबल बॉन्ड है। तो अतः इस अणु के अंदर, इस अणु में कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन की बंध लंबाई अलग होनी चाहिए, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध लंबाई अलग होनी चाहिए। यानी कि बंध लंबाई कितने प्रकार की होनी चाहिए? 2 प्रकार की। लेकिन बंध लंबाई 2 प्रकार की ना होकर के कितने प्रकार की होती है? तो 1 प्रकार की होती है। यानी कि इसमें तीनों बंध है, ये वाला भी और ये तीनों के तीनों जो बंध हैं उनकी बंध लंबाई क्या मिलती है? समान। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ तीनों C सिंगल बॉन्ड O बंध लंबाई कैसी है भैया? समान है। कैसी हैं? समान। और तीनों की बंध लंबाई समान है। तो ये संरचना जो है इस कार्बोनेट की सही संरचना को प्रदर्शित नहीं कर रही है। तो बात को समझना, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? अनुनाद के बारे में। क्या कहोगे? जब किसी यौगिक या स्पीशीज की एक लुईस संरचना, एक क्या भैया? लुईस संरचना उसके सभी गुणों की व्याख्या नहीं कर पाती है, तो उसके लिए एक से अधिक संरचनाओं का क्या करते हैं? उपयोग। और उन संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना। क्या कहते हैं? अनुनादी संरचना। तो देखो, गौर करो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई यहाँ पर कितने हैं? तो यहाँ पर होना ये चाहिए था, यहाँ डबल बॉन्ड होना चाहिए था। बंध लंबाई डबल बॉन्ड के हिसाब से कम होनी चाहिए थी, इसकी क्या होनी चाहिए थी? ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन तीनों बंध लंबाई क्या है? समान। तो इसकी वजह से इसकी हम कुछ अन्य संरचनाएं काम लेंगे। तो अन्य संरचना क्या है? तो गौर करना, इसको बनाना बता देता हूँ। जब भी अनुनादी संरचना प्रदर्शित करेंगे तो इस प्रकार क्या लगाएंगे? इसमें तीर लगाएंगे। इसको द्विमुखी तीर या अनुनादी संरचना का तीर कह देते हैं। बंध के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कार्बन का ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेगा।
क्योंकि ऑक्सीजन में होती है 3.5 और उसकी कितनी होती है 2.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस, और प्लस माइनस के साथ क्या बना लेगा बंद। तो इसकी सेकंड जो अनुनादी संरचना है इस प्रकार से, इस वाले ऊपर क्या आ गया माइनस, यहाँ पर क्या आ गया माइनस, और यहाँ क्या आया था प्लस, प्लस ने माइनस के साथ क्या बना लेगा बंद। तो ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड O, और इधर सिंगल बॉन्ड ऊपर अभी भी क्या है माइनस है। तो अब गौर करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी था और डबल की जगह क्या आ गया सिंगल। तो इसकी भाई यहाँ डबल के अलावा सिंगल बॉन्ड के भी गुण आ रहे हैं। इसकी व्याख्या करने के लिए हमें अलग अलग क्या बनानी पड़ रही है अनुनादी संरचना। तो एक संरचना और बना सकते हैं अपन इसके अंतर्गत। बताओ इस बंद के इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा ऊपर के नीचे। तो बताओ ऑक्सीजन लेगा कार्बन लेगा, तो ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, और यहाँ क्या आएगा प्लस, और प्लस इस माइनस के साथ क्या बना लेगा बंद। तो आपकी अगली अनुनादी बन जाएगी इस प्रकार से O ऊपर, यहाँ पर गौर करना, इधर क्या है माइनस और इधर क्या है प्लस, और प्लस माइनस में क्या बना लिया ये बंद। तो डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर क्या आ गया माइनस, आगे भी ऊपर क्या है माइनस है। तो गौर करो यहाँ पर हमने कार्बोनेट की संरचना की व्याख्या करने के लिए एक से अधिक लुईस संरचनाओं का क्या किया उपयोग किया। इन संरचनाओं को, इन सभी संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं, इन सभी संरचना कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। क्या कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। और ये जो गुण है इस गुण को क्या कह देते हैं अपन अनुनाद। इन तीनों अनुनादी संरचनाओं को मिला करके अगर मैं तीनों का सम्मिलित रूप ले लूं तो मिलाने के बाद हमको प्राप्त होता है अनुनादी संकर। गौर करो यहाँ पर जो कार्बन है जिस स्थान पर वही है, और यहाँ क्या है आपका ऑक्सीजन, इधर भी क्या है आपका ऑक्सीजन, और यहाँ भी क्या है आपका ऑक्सीजन। बहुत करो, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आया इस वाली स्थिति पर भी, और इस वाली स्थिति पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है, और इस वाली स्थिति पर भी क्या आ रहा है डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी कि डबल बॉन्ड एक ही डबल बॉन्ड है लेकिन तीनों जगह क्या कर रहा है घूम रहा है। तो इसका डबल बॉन्ड के गुण कुछ इधर भी आएंगे, कुछ यहाँ पर भी आएंगे, और कुछ यहाँ पर भी आएंगे। गौर करना यहाँ पर ऋणावेश है, यहाँ भी क्या ऋणावेश, लेकिन इस ऋणावेश यहाँ पर इस संरचना में नहीं है लेकिन इस वाली संरचना में भी है और इस वाली संरचना में भी है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ दो ऋणावेश है और ये तीनों ऑक्सीजन पर घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक के हिस्से में कितना आया माइनस का 2/3। अरे दो ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश कितने दो, और कितने परमाणु घूम रहे हैं 3 पर। तो एक किस्म में कितना है 2/3, और यहाँ भी क्या आएगा माइनस का 2/3, यहाँ भी क्या आएगा माइनस का 2/3। तो ये जो संरचना है इसे कहते हैं अनुनादी संकर। क्या कहते हैं भैया अनुनादी संकर। और जो अनुनादी संकर होता है ये अणु की वास्तविक संरचना को बताता है। यानी कि ये क्या है, मैं कैसे कह सकता हूं कि ये CO3-2 की क्या है वास्तविक संरचना है। कौन सी संरचना है वास्तविक संरचना। मैं आपको अभी अनुनाद के बारे में बता रहा हूं, अनुनाद प्रभाव पर नहीं आया हूं। तो अनुनाद के बारे में जानकारी मिल गई होगी आपको कि यदि किसी अणु के समस्त गुणों की व्याख्या उसकी एक लुईस संरचना के द्वारा संभव ना हो तो उसके लिए एक से अधिक लुईस संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। इन लुईस संरचनाओं को क्या कहते हैं अनुनादी संरचनाएं कहते हैं, और ये गुण क्या कहलाता है अनुनाद कहलाता है। इन सभी अनुनादी संरचनाओं का जो मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं अनुनादी संकर। और अनुनादी संकर उस अणु की वास्तविक संरचना को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके कार्बोनेट की वास्तविक संरचना है। अगर ये वास्तविक संरचना है तो ये क्या है, तो ये सिर्फ इमेजिन है, मतलब हमने सिर्फ सोच रखा है ये कि ऐसा होगा, ऐसा है, यानी कि इमेजिनेशन है। यानी कि इस प्रकार से काल्पनिक संरचना है, रियल से इनका कोई लेना देना नहीं है। रियल संरचना आपकी यही होती है, यानी कि ये काल्पनिक संरचनाएं होती हैं और वो आपकी वास्तविक संरचना होती है। तो ये आपका हमने किसकी परिभाषा दे दी आपको अनुनाद की। किसकी दे दी अनुनाद की। अब मैं आपको अगली बात बोले कहता हूं कि जो अनुनाद है, अरे क्या है अनुनाद, उसकी कुछ स्पेशल स्थितियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं कि अनुनाद कब होगा कब नहीं होगा। तो अनुनाद के कुछ नियम होते हैं। अनुनाद के क्या होते हैं कुछ नियम। मैं आपको 1-2 नियम बताता हूं, 2-3 नियम, जिससे आपको कुछ अनुनाद प्रभाव समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको बता देता हूं अनुनाद की जो पहली आवश्यक बात है। जैसे गौर करो, मैंने इस कार्बोनेट में C डबल बॉन्ड O लिया, सिंगल बॉन्ड O लिया और सिंगल बॉन्ड क्या लिया O। यहाँ पर भी क्या था माइनस और यहाँ पर भी माइनस। मैंने जितनी भी संरचना बनाई उन संरचनाओं में ना तो किसी ऑक्सीजन के स्थान में परिवर्तन हुआ और ना कार्बन के स्थान में परिवर्तन हुआ। यानी कि जब भी आप अनुनादी संरचना बनाओगे, क्या बनाओगे अनुनादी संरचना, तो उसमें परमाणु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉनिक संरचना में परिवर्तन होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से यहाँ लेके गया था, यहाँ क्या आया था माइनस और यहाँ क्या आया था प्लस, और प्लस माइनस ने क्या बना लिया था बंद। केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, परमाणु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें आपके अनुनादी संरचना में। बात समझ में आ गई। दूसरी कंडीशन मैंने आपको पहली कंडीशन बता दी, पहली कंडीशन समझ में आ गई होगी कि भाई परमाणु, अरे क्या भैया परमाणु, जो भी आपके अणु में जो परमाणु होते हैं वो स्थिर होते हैं,
और क्या होते हैं स्थिर, लेकिन उनका जो इलेक्ट्रॉन है क्या भैया, इलेक्ट्रॉन वो क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, यानी कि उनकी स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परमाणु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सेकंड कंडीशन पर फोकस करो आप। सेकंड कंडीशन ये है कि जब भी आप अनुनादी संरचना बनाओगे तो मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए मेरे पास क्या है C11O, विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है, कार्बन की कि ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की। नियम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन किस पर जाना चाहिए, ऑक्सीजन पर। अगर हम इस प्रकार की अनुनादी संरचना बनाएं, इस प्रकार की क्या बनाएं, अनुनादी संरचना, जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर, जिसमें अधिक विद्युत ऋणी परमाणु कौन है, ऑक्सीजन। कितनी विद्युत ऋणता 3.5, इसकी कितनी 2.5, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, जिसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पर क्या आएगा, ऋण आवेश, और वहां पर अगर ऋण आवेश आ, यहां पर क्या आएगा, धन आवेश, तो ये अनुनाद में भाग लेगा। लेकिन अगर आप यूं कहो कि सर आपने कहा है कि भाई परमाणु स्थिर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन तो इधर भी तो आ सकते हैं, किसकी तरफ, कार्बन की तरफ। तो अगर आप इस प्रकार से उस नियम का हवाला देकर के ये बनाओ कि भाई ऋण आवेश यहां आ गया और यहां क्या आ गया, धन आवेश, अभी भी तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, बात सही है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन, और उसमें क्या आ गया, धन आवेश, और इस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर धन आवेश कभी भी स्थिर नहीं होगा। समझ में आ गई बात। तो ये कंडीशन क्या है कि सेकंड नियम, पहला नियम तो ये है कि केवल इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में परिवर्तन होता है, परमाणु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी स्थिति ये है कि आपके अगर इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हो आप, तो इलेक्ट्रॉन उस परमाणु पर जाएंगे या उस पर ऋण आवेश आएगा जिसकी विद्युत ऋणता क्या होगी, ज्यादा, यानी कि ये संरचना आपके अनुनाद में भाग लेगी, लेकिन ये संरचना कभी भी अनुनाद में भाग नहीं लेगी। उसके अलावा आपका इसमें तीसरा नियम और भी है कि भाई कभी भी अगर अनुनाद करा रहे हो, आप क्या करा रहे हो, अनुनाद, तो देखो अभी अनुनाद अपन पढ़ाएंगे तो गौर करना थोड़ा सा। जैसे मैं यहाँ एक अणु ले रहा हूँ, ये है आपके पास OH, क्या है, यहाँ इधर डबल बॉन्ड है, सिंगल है, डबल है, फिर सिंगल है और डबल है। बात को समझना, अभी अनुनाद प्रभाव के बारे में बात नहीं की, लेकिन मैं अनुनाद कराना शुरू करता हूँ। यहाँ क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, पहले कोष में 2 और वायतम में 6, और 6 में से कितने बंद बना रहे हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4, और 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। हमारा काम 1 लोन पेयर आ रहा है, तो हम फिलहाल 1 दिखा रहे हैं, बाकी होते कितने, 2। तो ये लोन पेयर है, उसके बाद सिंगल आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, डबल। तो गौर करना थोड़ा सा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो इधर क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा आपका प्लस। तो इस बंद को अपन तोड़ेंगे, तो बंद तोड़ने के बाद यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया। प्लस को अब लोन पेयर जो है अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करेगा, तो यहाँ क्या बनाएगा, उप सह संयोजक बंद। तो ये लोन पेयर इस उपसह संयोजक बंद में आ जाएंगे। और अगर हम इस उपसह संयोजक बंद को किसको, या इस उप सह संयोजक बंद को किस में बदल देंगे, सह संयोजक। तो आपने पढ़ा होगा जिसकी तरफ तीर होता है, जिसकी तरफ क्या होता है, तीर, और जिसकी तरफ तीर होता है तो उस तीर वाले पर क्या आता है, माइनस, और इधर वाले पर क्या आएगा आपका प्लस। तो इस वाले कार्बन पर प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे, उदासीन। तो अब तीसरा जो नियम है, पहला नियम क्या था कि परमाणु स्थिर रहते हैं, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, विस्थापन होता है। दूसरा नियम क्या होता है कि भाई जो परमाणु हैं उनमें भी अगर इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन हो रहा है तो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर क्या आना चाहिए, ऋण आवेश, और कम विद्युत ऋणी परमाणु क्या आना चाहिए, धन आवेश। तीसरा नियम यह है कि अगर आपका उदासीन अणु, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले जो आपका अणु था, पहले जो क्या था आपका अणु, वो ऐसा था बिल्कुल, और ये उदासीन था, और इसकी हमने जो अनुनादी संरचना बनाना प्रारंभ किया तो ये इस प्रकार से बना, और इस प्रकार से क्या बना कि भाई यहाँ इसमें इस जगह पे क्या बन गया था, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या आ गया था O, और ऊपर क्या लगा था H, और यहाँ क्या आ गया आपका धन आवेश, और इधर क्या आ गया था आपका ऋण आवेश। तो अब यहाँ गौर करना, तो यहाँ इधर माइनस और इधर का प्लस का जो प्लस कहाँ पहुंचा दिया हमने यहाँ, तो आपका आवेश, एक तो धन आवेश आ गया, क्या आ गया, ऋण आवेश, ये उदासीन है, ये क्या है, उदासीन, और यहाँ क्या आ गया आपका आवेश आ गया। इसको कहते हैं आवेश पृथक्करण, क्या कहते हैं इसको, चार्ज सेपरेशन। तो इसमें चार्ज सेपरेशन हो गया, ये डबल बॉन्ड अभी भी आएंगे और ये डबल बॉन्ड अभी भी आएंगे। अब आप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप ये कहो कि सर ये डबल बॉन्ड है, इसको भी घुमा लेते हैं और इसके भी इलेक्ट्रॉनों को रोटेट कर लेते हैं। तो हम मान लीजिए इधर रोटेट कर लेते हैं, यहाँ माइनस आ जाए, यहाँ भी प्लस आ जाए, तो अब चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो गया है। क्या हो गया है, ज्यादा। तो चार्ज सेपरेशन हो सकता है, संभव है, उसकी मना नहीं है, लेकिन चार्ज सेपरेशन अधिक नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा तो वो कभी अनुनाद में भाग नहीं लेगा, यानी कि ये संरचना अनुनाद में भाग नहीं लेगी। लेकिन अगर ये है तो ये अनुनाद में क्या लेगी, भाग लेगी। और अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन घुमाना है, नीचे घुमाओगे तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस आएगा, प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, बंद बनाएंगे। तो फिर आप चार्ज सेपरेशन कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर सकते। यानी कि चार्ज सेपरेशन संभव है, लेकिन ये नहीं कि आप हर जगह बंद तोड़ तोड़ करके और प्लस और माइनस लगा दो। चार्ज सेपरेशन लिमिट में होना चाहिए, यानी कि कम, ऐसी संरचना जिनमें चार्ज सेपरेशन कम होगा उनका अनुनाद हिस्सा क्या होगा, अधिक होगा। और ऐसी संरचना जो उदासीन होती हैं,
कैसी होती हैं, उदासीन, वो अनुनाद में ज्यादा भाग लेती हैं। एक संरचना और होती है, एक चौथा नियम और बता देता हूं मैं आपके लिए। जैसे मैं आपको कहूँ भाई ए है, बी है और ई सी है, कोई भी परमाणु हो सकते हैं, मुझे नियम बताना है आपके लिए। तो दो परमाणु पर, दो किस भैया परमाणु पर कभी भी समान आवेश नहीं आना चाहिए। जो पास पास वाले दो परमाणु, निकटवर्ती दो परमाणु पर किसी भी अनुनादी संरचना में कभी भी समान आवेश नहीं आना चाहिए। अगर दो परमाणु पर समान आवेश आ गया तो वो संरचना आपके अनुनाद में भाग नहीं लेगी, यानी कि वो सही अनुनादी संरचना नहीं होगी। तो ये अनुनाद के कुछ नियम है जो मैंने आपको बता दिए। तो बताओ मुझे आप सबसे पहली बात कि भाई आपका अनुनाद किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि किसी अणु के सभी गुणों की व्याख्या एक लुईस संरचना से, कितनी लुईस संरचना, एक लुईस संरचना से करना संभव ना हो तो उसके लिए एक से अधिक लुईस संरचना उपयोग में ली जाती हैं, और उन लुईस संरचनाओं क्या कहते हैं अपन, अनुनादी संरचना कहते हैं, और ये गुण क्या कहलाता है आपका, अनुनाद कहलाता है। तो अब हम आते हैं किस पर, अनुनाद प्रभाव पर। तो अनुनाद प्रभाव जो है या अनुनाद जो है वो कब कब हो सकता है, अनुनाद प्रभाव क्या होता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि आपका सिंगल आई, डबल आई, सिंगल आई, डबल आई, सिंगल आई, डबल आई, अगर ऐसी स्थिति आए तो इस वाले भाग को कहते हैं संयुग्मी भाग। क्या कहते हैं भैया, संयुग्मी भाग। और इस संयुग्मी भाग के यहां पर कोई ऐसा परमाणु आए जिस पर लोन पेयर हो, जिस पर क्या हो, लोन पेयर हो, या जिस पर क्या हो, धन आवेश हो, या जिस पर क्या हो, ऋण आवेश हो, या जिस पर क्या हो, एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो। यानी कि दोबारा समझना बात को कि भाई अकेला इलेक्ट्रॉन हो, या लोन पेयर हो, या धनावेश हो, या ऋण आवेश हो, इनमें से कोई सा भी हो, और उसके बाद क्या है, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, तो आपका अनुनाद होगा, अन्यथा अनुनाद नहीं होगा। तो अनुनाद की कंडीशन समझ में आ गई, यानी कि अनुनाद कब कब हो सकता है। हालांकि इसके अलावा कंडीशन और भी है, मैं बता देता हूं आपके लिए। ये वाला भाग क्या है, संयुग्मी भाग। संयुग्मी क्या होता है, जिसमें सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल जो आते हैं, जिनमें द्विबंध अल्टरनेट क्रम में आता है। कौन से क्रम में, अल्टरनेट क्रम में। सिंगल आ रहा है, फिर कौन सा आ रहा है, डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल और डबल। इसको क्या कहते हैं, संयुग्मी भाग। और ये संयुग्मी भाग किसके साथ, एक अकेले इलेक्ट्रॉन के साथ, या लोन पेयर के साथ, या धन आवेश के साथ, या ऋण आवेश के साथ, या कभी कभार हम ये भी ले लेते हैं क्या भाई, डबल बॉन्ड के साथ अगर संयुग्मित हो, यानी कि क्या हो, कपलिंग में जाए, ठीक है ना। तो अगर ये द्विबंध, या आपको यहाँ पर मैं बता रहा था कि एक चीज और हो सकती है, वो क्या हो सकता है भैया, तो द्विबंध सिंगल डबल आए, या एक अकेला इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल आए, या लोन पेयर सिंगल डबल आए, या धनावेश सिंगल डबल आए, ऋणावेश सिंगल डबल आए, तो क्या होगा, आपका अनुनाद प्रभाव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो मैं नियम परिभाषा बता देता हूँ, क्या कहोगे, अरे क्या कहोगे बताओ। यहां पर अनुनाद जो प्रभाव है, उस अनुनाद प्रभाव की कंडीशन क्या है कि भाई यहां पर किसका, द्विबंध का, या अकेले इलेक्ट्रॉन का, या किसका, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर का, या धनावेश का, और या ऋण आवेश का, किसके साथ, संयुग्मी भाग के साथ। किसके साथ, संयुग्मी भाग के साथ क्या होना भैया, कपलिंग होना, यानी कि उसके साथ संयुग्मन। अब संयुग्मन करना क्या कहलाता है, आपका अनुनाद कहलाता है। तो बात समझ में आ गई। अनुनाद में क्या होता है कि भाई आपके किसी एकल इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर का, या किसका, धनावेश का, या ऋण आवेश का, किसके साथ, संयुग्मी भाग के साथ। किसके साथ, संयुग्मी भाग के साथ पाई इलेक्ट्रॉन, या संयुग्मी भाग के साथ इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थानीकरण होता है, उसको क्या कहते हैं, अनुनाद प्रभाव। बताओ, अनुनाद प्रभाव समझ में आ गया। अनुनाद प्रभाव में क्या बता रहे हैं आपके लिए कि भाई वास्तव में जो संयुग्मी भाग है उसके साथ आपका द्विबंध के इलेक्ट्रॉन, या एकल इलेक्ट्रॉन, या लोन पेयर, या धनावेश और ऋणावेश, इनके साथ अगर संयुग्मन होता है तो उसको अपन क्या कह देते हैं, अनुनाद प्रभाव कहते हैं। तो आपको याद रखना है हमेशा ही कि अनुनाद कब कब हो सकता है। तो पहली कंडीशन कब भैया, किसके द्वारा, द्विबंध का, अरे किसका, द्विबंध का, किसके साथ, संयुग्मी भाग के साथ, संयुग्मी भाग के साथ। तो अगर द्विबंध का संयुग्मी भाग के साथ करा दें तो उसका एक उदाहरण ये है, जैसे आपके पास हम बात कर लेते हैं, बेंजीन है और ये द्विबंध है, और ये आपका क्या आ गया, सिंगल डबल। तो इसमें आपको बेंजीन का आपने पढ़ा होगा कि इसकी इस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं बन जाती है। तो ये अनुनाद की वजह से, तो ये आपका डबल था, फिर सिंगल डबल आ रहा है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से रोटेट हो जाएंगे, सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, द्विबंध का किसके साथ, अन्य संयुग्मी भाग के साथ। ऐसे कह दूं मैं, द्विबंध है और उसके बाद क्या आ जाए, सिंगल डबल, तो आपका क्या होगा, अनुनाद होगा। दूसरी कंडीशन कि भाई धनावेश हो, अरे क्या हो, और उसके बाद क्या है, सिंगल डबल, तो क्या होगा, आपका अनुनाद होगा। उसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या हो भैया
कि ऋणावेश हो, उसके बाद क्या है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल डबल, इस प्रकार से आए। यह आपकी चौथी कंडीशन की भैया क्या हो, लोन पेयर हो, लोन पेयर के बाद क्या है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो उसको क्या होगा आपका अनुनाद होगा। और पांचवी कंडीशन लिख देता हूं मैं, अकेला इलेक्ट्रॉन है या मुक्त मूलक भी कह सकते हैं इसको, मुक्त मूलक के बाद क्या है सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो क्या होगा आपका अनुनाद होगा, अन्यथा अनुनाद नहीं होगा। तो अनुनाद की कुछ क्या है ये कंडीशन है। अब अनुनाद आपका दो प्रकार का होता है। अनुनाद प्रभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कौन कौन सा है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर 1 धनात्मक अनुनाद प्रभाव। धनात्मक अनुनाद प्रभाव इसको कह देते हैं प्लस आर या प्लस एम प्रभाव, प्लस आर या प्लस एम प्रभाव। दूसरा होता है आपका ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, और ऋणात्मक प्रभाव क्या आएगा माइनस आर कह सकते हैं या माइनस एम प्रभाव। अब ये क्या होते हैं, धनात्मक अनुनाद प्रभाव और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बात को समझना, देखो मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं किसके बारे में, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। तो धनात्मक अनुनाद प्रभाव की जब अपन क्या करेंगे बात, तो बात को समझना। देखो ये है आपकी बेंजीन वलय, क्या है ये, और इस बेंजीन वलय में यहाँ पर ये डबल है, सिंगल है, डबल है और सिंगल है, इस प्रकार से होता है। अगर मैं इसमें यहाँ पर लगा दूं OH, क्या लगा भैया OH, तो आप जानते हो इसमें ऑक्सीजन जो परमाणु है इस पर क्या होता है लोन पेयर, क्या होता है इस पर, और लोन पेयर है, और लोन पेयर के बाद क्या रहा है सिंगल और फिर क्या रहा है डबल, तो बताओ अनुनाद हो जाएगा। मैंने आपको लिखाया है कि लोन पेयर हो सिंगल डबल आए, या ऋणावेश हो सिंगल डबल आए, जो भी है, और कंडीशन जो बता दी है उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ लोन पेयर है और सिंगल डबल आ रहा है, तो यानी कि अनुनाद होगा। अब अनुनाद में बात बताओ, ये वाला भाग कौन सा है, संयुग्मी भाग। कौन सा भाग है ये, संयुग्मी भाग। यदि आपका, मैं ऐसे कह सकता हूं ऐसा अनुनाद प्रभाव, ऐसा अनुनाद प्रभाव जिसमें कौन भैया इलेक्ट्रॉन, अरे कौन इलेक्ट्रॉन युग्म कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जनरली। तो इलेक्ट्रॉन युग्म किस में जाए, संयुग्मी भाग में। किस में जाए, अगर आपके इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो है आपके किस में जाते हैं, संयुग्मी भाग में जाते हैं, तो उसे कहते हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव। यानी कि अगर आपके लोन पेयर संयुग्मी भाग में गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन संयुग्मी भाग में गए, तो प्रभाव क्या कहलाएगा, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। और सेकंड जो कंडीशन है वो है आपकी कौन सी, ऋणात्मक, अरे क्या भैया ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। तो ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव में क्या होगा कि जो आपकी बेंजीन वलय है और इस बेंजीन वलय के ऊपर, बेंजीन वलय के ऊपर कोई ऐसा समूह आए, कैसा, देखो गौर करके मैं बना रहा हूं आपके लिए, ये है आपका C, अरे क्या है C डबल बॉन्ड O और ये OH, नाम सुना होगा C डबल OH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। अब मुझे बताओ यहाँ इस कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो जिसकी विद्युतता ज्यादा होगी वो लेगा, यानी कि कौन लेगा, कार्बन के ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन लेगा तो इधर क्या आएगा माइनस। अगर ऊपर माइनस आए, ऊपर क्या आए माइनस, तो इस कार्बन क्या आ जाएगा प्लस, ऐसा ही होगा। और अगर कार्बन पर प्लस आ गया तो ये बेंजीन वलय को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा कि बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि बेंजीन वलय का मतलब कौन सा भाग है ये, संयुग्मी भाग। कौन सा भाग, संयुग्मी भाग। तो संयुग्मी भाग को क्या ये समूह इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा, तो धनावेश है तो इसको खुद को आवश्यकता है, इसको खुद को क्या है, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, नहीं है। तो अब ये संयुग्म भाग से इलेक्ट्रॉन कहाँ निकालेगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकाले तो कौन सा भैया, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, यानी कि माइनस आर प्रभाव, माइनस आर प्रभाव। बात कुछ समझ में आई, बात कुछ समझ में आई। नाम मैंने बताया था आपको कि अनुनाद प्रभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक अनुनाद प्रभाव में क्या कहोगे कि यदि किसी समूह से इलेक्ट्रॉन युग्म, किसी समूह से क्या भैया इलेक्ट्रॉन युग्म अगर कहां पर जाएं, संयुग्मी भाग में जाएं, संयुग्मी भाग में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं अपन, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। और अगर कोई समूह, कोई क्या है भैया समूह संयुग्मी भाग से इलेक्ट्रॉन युग्म अपनी ओर क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है, यानी कि अपनी ओर खींच लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। और एक चीज ध्यान रखना, दुनिया का पहला नियम है, सिस्टम है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे या लोन पेयर होगा या ऋण आवेश होगा वो देगा, और जिसके पास नहीं होंगे वो लेगा। आपने देखा होगा, आप जानते भी हो, मैंने पहले ही बताया आपके लिए कि जो गरीब आदमी है
नहीं, जो भिखारी है, जो कटोरे वाला है, वो क्या करेगा, लेगा, और जो दान करने वाला है वो क्या करेगा, दान करेगा। तो दान कौन करता है, जिसके पास होते हैं, और जो जिसके पास नहीं होते हैं वो क्या करता है, लेता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ ध्यान रखना, इसके पास लोन पेयर हैं तो ये देगा, तो क्या होगा, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन सा आवेश, धन आवेश, तो इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कौन सा हो जाएगा, अरे कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। तो कहानी समझ में आ गई। तो आपके अनुनाद समझ में आ गया होगा, अनुनाद प्रभाव समझ में आ गया। अनुनाद प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो किसी भी समूह को देख करके आप बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा या लोन पेयर देगा या लेगा। तो मुझे बताओ आप, मैं अगला एग्जाम्पल ले लेता हूं OH के अलावा। देखो धनात्मक अनुनाद प्रभाव यानी कि प्लस R प्रभाव लगाने वाले समूह, लगाने वाले समूह कौन कौन से ऐसे समूह हैं जो आपका प्लस R प्रभाव लगाएंगे। तो मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल लेता हूं, देखो गौर करके। पहला एग्जांपल है आपका OH। बताओ ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं, अरे क्या होते हैं, लोन पेयर। जिनके पास होगा वो सब क्या लगाएंगे, प्लस R प्रभाव। OH के बाद बताओ NH2। बताओ इसके नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है कि नहीं। अरे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। पहले कोर्स में 2, वायता में 5, 5 में से 1 बंद में यहाँ काम आ गया, 2 यहाँ काम आ गए, 3 काम आ गए, 2 से बच कितने गए, 2, और क्या बन गया, एक लोन पेयर। तो इसलिए ये भी देने का क्या करेगा काम। और ऐसे ही जितने भी नाइट्रोजन वाले यौगिक हैं, जैसे मैं NH पे क्या लगा दूं, R, इस पर भी क्या होगा, लोन पेयर में। ऐसे ऑक्सीजन वाले हैं, जैसे ऊपर क्या लगा दूं, CH3, ऊपर क्या लगा दूं, C2H5। तो इन सभी पर क्या है, लोन पेयर। इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा मेरे पास कुछ ऐसे समूह है जिसमें आपको क्या है, N है, अरे क्या है, NH है, C डबल बॉन्ड O है, और क्या है, C2H5 है, या मैं R लगा देता हूँ। तो ये आपके सब के सब इसमें क्या है, लोन पेयर है, तो दे देगा, क्या करेगा, देगा। तो कौन सा प्रभाव दिखा देगा आपका, ये धनात्मक अनुनाद प्रभाव। अब किस पर आ जाए अपन, ऋणात्मक। तो उनकी शक्ल से पता लग जाएगा कि लेने वाले हैं। जैसे मैंने आपसे कह रहा था C डबल OH, तो C पर कौन सा आवेश आ रहा था, धन आवेश। तो मैं इधर लिख देता हूँ कौन से वाले, ऋणात्मक, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव वाले समूह। तो ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव कौन कौन लगाते हैं, उसका मैं सबसे पहला एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मैंने आपको लिखा C डबल OH, क्या लिखा, C डबल OH। कैसे पहचान करोगे, तो मैं आपको पहचान करने के लिए ये लिख दूं, या करके C डबल बॉन्ड O और ये OH। बताओ C से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या आएगा, माइनस, तो कार्बन क्या जाएगा, प्लस। और अगर ये कार्बन पर प्लस आएगा तो ये संयुग्म भाग से जुड़ेगा आपके से, तो वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो लेगा तो कौन सा हो जाएगा, -I। सेकंड कंडीशन में आपको दूसरा उदाहरण लिख देता हूं। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास है NO2, क्या है, NO2। तो NO2 को गौर करके देखना है, यूं समझना कि नाइट्रोजन वाला आ गया, नाइट्रोजन पर लोन पेयर हैं, यहाँ पर हैं, NH2 में है, NHR में है, इस वाले में है, लेकिन NO2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, चेक करो आप। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, N डबल बॉन्ड O और उपसहसंयोजक बंध O। अब आप चेक करो, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, पहले क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रॉन, वायता में कितने, 5, 5 में से 1 बंध में यहाँ काम आ गया, 2 यहाँ काम आ गए, 3 काम आ गए, बच कितने के, 2। और जो 2 लोन पेयर बचा था उसने इसको क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को प्रदान कर दिया, बंद कर रहा है उपसहसंयोजक बंध। तो अब इस पर कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, तो नहीं, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर नहीं है, नाइट्रोजन फिलहाल। अब गौर करो, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, N के O, विद्युत किसकी ज्यादा है, N की O की, तो O की ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा आपका O, तो O पर क्या आएगा, माइनस, और N पर क्या आएगा, प्लस। और अगर N पर प्लस आएगा, N पर क्या आएगा आपका, प्लस, तो ये बेंजीन वाले से या संयुग्म भाग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। तो कौन सा प्रभाव लगाएगा, -R प्रभाव। प्रत्येक समूह बताएगा कि मैं कौन सा प्रभाव लगाऊंगा। बताओ, मेरे पास है C डबल OR, तो सेम है, इस कार्बन में कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, यहां से पहचान लोगे। H के स्थान पे R आ रहा है, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। C किससे जुड़ रहा है, O से, तो C अगर O से जुड़ेगा तो प्लस से ये आएगा, और प्लस आएगा तो क्या लगाएगा, -R प्रभाव। ऐसे मैं कहूँ CHO एल्डिहाइड, अरे क्या भैया, CHO एल्डिहाइड को और क्लियर कर सकते हो आप, बताओ CHO, या ऐसे लिख सकता हूँ मैं C डबल बॉन्ड O और H। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन का, ऑक्सीजन। तो आप सब जानते ही हो कौन लेगा, ऑक्सीजन। यहाँ क्या आएगा, माइनस, और यहाँ क्या आएगा, प्लस। और ये प्लस है तो फिर बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और अगर ये बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो क्या लगाएगा, -R प्रभाव। इसके अलावा CHO के अलावा एल्डिहाइड के अलावा क्या आ जाएंगे, कीटोन भी है, अरे क्या है, कीटोन भी है, एस्टर है, अम्ल क्लोराइड है, COCl है, साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड N। आप C ट्रिपल बॉन्ड N को समझ सकते हो। देखो अगर ये आ जाए C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, C के N, तो N लेगा, N लेगा तो इधर क्या आएगा, माइनस, इधर क्या आएगा, प्लस। और प्लस है तो बेंजीन वाले से क्या करेगा ये, या संयुग्म भाग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इनकी सबकी शक्ल बताएगी कि ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इसके अलावा एक समूह और है SO3H। ये सारे के सारे वो समूह हैं जो संयुग्म भाग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर, यानी कि संयुग्म भाग से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे बाहर, वो क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। और अगर संयुग्म भाग को क्या दे देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन देगा, तो उसे क्या कहलाएगा, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। समझ में आ गई बात। तो अनुनाद
अनुनाद प्रभाव क्या होता है कि भैया किसका, लोन पेयर का, किसका, लोन पेयर का, या एकल इलेक्ट्रॉन का, या पाई इलेक्ट्रॉनों का, या मैं ऐसे कह सकता हूं किसका भैया भाई कंडीशंस थी आपके पास, तो लोन पेयर हो चाहे ऋणावेश हो, हाँ ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, तो उनका संयुग्म विभाग के साथ इलेक्ट्रॉनों का जो विस्थानीकरण होता है उसको क्या कहते हैं अपन, अनुनाद प्रभाव। क्या कहते हैं, अनुनाद प्रभाव। किस किस का, धनावेश का, ऋणावेश का और लोन पेयर का, एकल इलेक्ट्रॉन का, या हम कह सकते हैं द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का, द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का किसके साथ, संयुग्मी भाग के साथ, संयुग्मी भाग के साथ जो विस्थानीकरण होता है इलेक्ट्रॉनों का उसको क्या कहते हैं, अनुनाद प्रभाव। और उसके बाद आपका अनुनाद प्रभाव कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक कौन सा, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, दूसरा कौन सा, धनात्मक अनुनाद प्रभाव। तो जो ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव है उसमें बताया, सॉरी धनात्मक है उसके बारे में बताया था मैंने आपके लिए कि भाई यहाँ पर कोई ऐसा समूह कि संयुग्मी भाग पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो संयुग्मी भाग को इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, संयुग्मी भाग को क्या करे, इलेक्ट्रॉन प्रदान करे, उसे कहते हैं धनात्मक अनुनाद प्रभाव। और कोई ऐसा समूह जो संयुग्मी भाग को जुड़ने के बाद संयुग्मी भाग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करे, आकर्षित करेगा, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव। तो दो प्रकार के क्या हो गए आपके अनुनाद प्रभाव हो गए, कौन कौन से, धनात्मक और ऋणात्मक। और कौन कौन से समूह ये धनात्मक और ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव लगाते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। हाँ, इस धनात्मक अनुनाद प्रभाव में ये और आते हैं आपके कौन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन जो आते हैं वो यहीं पे आते हैं, किसमें, प्लस आर प्रभाव वाले समूह में। तो ये आपका अनुनाद प्रभाव या मीजोमेरिक प्रभाव हो गया। और ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के लगाने वाले क्या हो गए आपके ये समूह हो गए। तो मैंने आपको इससे पहले एक चीज और पढ़ाई थी, एक चीज और पढ़ाई थी, और वो पढ़ाई थी मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव। क्या पढ़ाई तो या प्रेरणिक प्रभाव। तो प्रेरणिक प्रभाव, अरे कौन सा प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव व अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव की मैं थोड़ी सी आपके लिए क्या कर देता हूं, तुलना कर देता हूं। थोड़ा सा समझना बात को। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास ये बेंजीन है, मेरे पास क्या है, ये बेंजीन है, बात को समझ लेना। तो इस बेंजीन को मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं, यहां डबल होगा, यहां भी क्या होगा, डबल, और यहां पर भी क्या होगा, डबल। यहां पर कोई ना कोई समूह लगा होगा, मैं जी लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, जी। इनमें से भी हो सकता है, इनमें से भी हो सकता है, ये प्लस आई वाला भी हो सकता है, माइनस आई वाला भी हो सकता है। प्रेरणिक प्रभाव पढ़ा चुके हैं, प्लस आर वाला भी हो सकता है, माइनस आर वाला भी हो सकता है। यानी कि आपका जो जी है वो प्लस आर या माइनस आर में से कोई ना कोई प्रभाव लगा सकता है, या प्लस आई या माइनस आई में से भी कोई सा प्रभाव लगा सकता है। पहली बात, प्रेरणिक प्रभाव यानी कि आई इफेक्ट हमेशा सिग्मा बंध के द्वारा चलता है। किसके द्वारा, सिग्मा बंध। तो यहां से इस प्रकार से या तो देगा, ये यहां से ये क्या करेगा, लेगा, दो ही काम करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा या इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, प्रदान करेगा तो प्लस आई, और लेगा तो माइनस आई। यानी कि ये जो बंध है, इस सिग्मा बंध जो है, इसके द्वारा प्लस आई या माइनस आई प्रभाव चलेगा। इससे के द्वारा भी, यानी कि इससे भी आपका प्लस आई या माइनस आई प्रभाव चलेगा। यहां पर भी जो नीचे की तरफ सिग्मा बंध दिख रहा है आपको, यहां पर भी क्या चलेगा, प्लस आई और माइनस आई प्रभाव। ये जो मतलब जहां भी सिंगल बंध आ रहा है वो सिग्मा बंध है, और वो सिग्मा बंध हमेशा किसके द्वारा भैया, वो किसको प्रदर्शित करेगा, उसके द्वारा क्या लगेगा, प्लस आई या प्रेरणिक प्रभाव लगेगा, प्लस आई या माइनस आई प्रभाव। गौर करना, यहां से आपका प्लस आई या क्या लगेगा, माइनस आई प्रभाव लगेगा, यहाँ से भी क्या लगेगा आपका प्लस आई या माइनस आई प्रभाव लगेगा, यहाँ से भी क्या लगेगा आपका प्लस आई या माइनस आई प्रभाव लगेगा। बात को ध्यान रखना। लेकिन आपका जो प्लस आर या माइनस आर पर जो प्रभाव है, यानी कि अनुनाद जो प्रभाव है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो, हमेशा किसके द्वारा जाता है, पाई इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, यानी कि पाई बंध के द्वारा। तो इस पाई बंध के द्वारा चलेगा प्लस आर या माइनस आर, इस पाई के द्वारा चलेगा प्लस आर या माइनस आर, और इसके द्वारा चलेगा प्लस आर या माइनस आर। तो ध्यान रखना, हमेशा आपका जो प्रेरणिक प्रभाव है वो सिग्मा बंध के द्वारा चलता है, या सिग्मा बंध के द्वारा लगाया, सिग्मा बंध पर लगता है, और आपका जो अनुनाद प्रभाव है वो किस पर लगता है, पाई इलेक्ट्रॉनों पर लगता है। एक अगली कंडीशन और बता देता हूं आपको, जो प्लस आर है या जो माइनस आर प्रभाव, देखो गौर करना, जिस स्थान पर समूह जुड़ा होता है, जिस स्थान पर क्या जुड़ता है, समूह जुड़ा होता है, उसको इप्सो स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इप्सो। तो ये जो इप्सो स्थिति है, और क्या है, इप्सो। तो ये जो इप्सो स्थिति है, सबसे ज्यादा प्लस आई या माइनस आई प्रभाव किस पर लगता है, इप्सो स्थिति पर लगता है। और उसके बाद ये जो स्थिति है इसको कहते हैं ऑर्थो स्थिति, ये जो स्थिति है इसको कहते हैं मेटा स्थिति। ये तो क्या है, ऑर्थो, ये क्या है, मेटा, और ये वाली जो स्थिति है इसको क्या कहते हैं, पैरा। भाई आपका जो समूह है, उस समूह वाले कार्बन से जस्ट पहला कार्बन ऑर्थो होता है, उसके दूसरा वाला क्या होता है, मेटा होता है, उसके लास्ट वाला क्या होता है आपका पैरा। ये ऑर्थो है तो ये भी क्या होगा, ऑर्थो। ये मेटा है तो ये भी क्या होगा, मेटा, और ये क्या होगा आपका पैरा। तो आपका प्लस आई या माइनस आई जो प्रभाव है,
ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं आपके लिए, यानी कि प्लस आई या माइनस आई प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा किस पे लगता है, एप्सो स्थिति पर। किस पे लगता है, एप्सो स्थिति पर, ठीक है ना। उसके बाद भाई सबसे ज्यादा पहले यहीं इसी से जुड़ा हुआ है, आपको बता भी रखा है, प्रेरणिक प्रभाव हमेशा जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसी के साथ होता है, और उस बाद में इसका प्रभाव धीरे धीरे क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ, उसके बाद किस पे लगेगा, ऑर्थो पर, उसके बाद मेटा पर, उसके बाद किस पे लगेगा, पैरा स्थिति पर लगेगा। किसका, प्लस आई या माइनस आई प्रभाव। कौन सा भैया, प्लस आई या माइनस आई प्रभाव का क्रम। तो ये प्लस आई या माइनस आई प्रभाव का क्या हो गया, क्रम हो गया। सबसे ज्यादा किस पे लगेगा, एप्सो पे, फिर ऑर्थो पर, मेटा पर और पैरा पर। लेकिन आपका जो प्लस आर या जो माइनस आर जो प्रभाव है वो केवल दो स्थिति में लगता है। कहां पर, एक तो ऑर्थो स्थिति पर और एक आप किस पर, पैरा स्थिति पर। यानी कि प्लस आई माइनस आई प्रभाव पैरा पर लगेगा और प्लस आई माइनस आई प्रभाव कहां लगेगा, ऑर्थो पर लगेगा। और ध्यान देना इस बात का कि भाई प्लस आई या माइनस आई प्रभाव चाहे ऑर्थो पर लगे या किस पे लगे, पैरा पे, दोनों लगभग कैसा होता है, बराबर। लगभग कह सकते हैं या एग्जैक्ट क्या कह सकते हैं, बराबर। यानी कि प्लस आई माइनस आई प्रभाव दोनों जगह कैसे लगता है, समान लगता है। अब अगली बात देखो, ये जो प्लस आई प्रभाव है या माइनस आर प्रभाव है, इसकी वजह से प्लस आर या माइनस आर प्रभाव की वजह से यहाँ पर जो कोई अगला अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो अगला समूह आता है तो वो ऑर्थो पे जाके जुड़ेगा कि मेटा पे जाके जुड़ेगा या पैरा पे जाके जुड़ेगा। तो वो होता है आपका एक क्या कहते हैं उसको, एक दिशा दिखाएगा। क्या कहेगा, दिशा। तो दिशात्मक प्रभाव कह देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि जो आने वाला समूह है, आने वाला जो समूह वो किस स्थान पर जाकर के जुड़ता है। तो ये इसके एक प्रभाव है, यानी कि प्लस आर और माइनस आर वाला जो समूह होगा, तो प्लस आर वाले की वजह से आपका जो जुड़ने वाला जो समूह आएगा वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, मेटा वाला है तो कहाँ जाकर, तो एक डायरेक्शनल गुण आएंगे, यानी कि आपके क्या आएंगे, दिशात्मक गुण आएंगे। और उसके बारे में हम कब पढ़ेंगे, अगली वीडियो में देखेंगे। तो ये आपको मैंने प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव की क्या कर दी है, तुलना कर दी है। और इस प्रेरणिक प्रभाव की वजह से जो दिशात्मक गुण आएंगे, या मैं कह सकता हूँ डायरेक्शनल जो आपके क्या आएंगे, प्रॉपर्टी आएंगी। और जो अब मैं कह सकता हूँ निर्देशकारी जो प्रभाव आएंगे, क्या आएंगे, निर्देशकारी प्रभाव। तो ये वाला समूह आने वाले समूह को कहाँ के लिए निर्देश करेगा, ऑर्थो के लिए, मेटा के लिए या पैरा के लिए। तो निर्देशकारी जो प्रभाव है इन समूह के, और उनको हम किसकी सहायता से पढ़ते हैं, अनुनाद प्रभाव की सहायता से। तो वो अगली वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो निर्देशकारी जो प्रभाव हैं दो प्रकार के होते हैं, ऑर्थो मेटा निर्देशकारी, और कुछ समूह को बांटते हैं अपन किसमें, मेटन वाले में।